कब तक हिंदू बहू बेटियों का के साथ दुर्व्यवहार होता रहेगा, उत्पीड़न होता रहेगा और कोई बोलने वाला ही नहीं होगा। क्योंकि हिंदुओं को ही बोलो कि हिंदू बहू बेटियों के साथ ये हो रहा है तो वो यही कह देते हैं प्रोपेगेंडा है। और आप किसी को प्यार में पड़ने से कैसे रोक सकते हो? ये हिंदू लड़कियों को अक्ल नहीं है क्या? ये जाति क्यों है मुसलमान लड़कों के पास? ये तो जवाब मिलते हैं। भगवान ना करे कभी इनकी बहू बेटियों के साथ ऐसा कुछ हो तो इनको पता चले कि ये इसे क्या होता है, एक लड़की के मानसिक उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनको तब पता चले। तो आज हमारे साथ हैं शैलेंद्र पांडे जी, वो हमें बताएंगे कि अजमेर में क्या हुआ 1992 में, और साथ में उस अजमेर से ही ये होता आ रहा है। मेरे ख्याल से तो ये पार्टीशन से ही होता आ रहा था, और अजमेर का किस्सा आज हम डिस्कस करेंगे, बहुत जरूरी है। और उसी के साथ हम आते हैं यहाँ पे टीसीएस का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के ऊपर, और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लव जिहाद के साथ साथ अब ये कॉर्पोरेट जिहाद भी आ रहा है, और किस तरीके से मदरसों में इनको ट्रेन किया जाता है, किस तरीके से लड़कियां ट्रेन होती हैं। और जो मोदी जी कहते हैं एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, तौबा, पता नहीं कंप्यूटर क्या कर रहा है, बिकॉज कंप्यूटर तो इनको और गलत रास्ते पे लेके जा रहा है। देखिए क्या होता है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नमस्कार शैलेंद्र जी। नमस्कार। शैलेंद्र जी, पहले हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि जी। अजमेर का क्या केस है, और वो कोई उसको डिस्कस भी नहीं करता है, और हिंदू सबसे ज्यादा अजमेर दरगाह जाते हैं, वो क्या केस है? ये इसको दुर्भाग्य कहेंगे, लेकिन इसके पीछे जो वजहें हैं वो बहुत बड़ी हैं। हम लोग क्या है ना, हम लोग किसी चीज को प्लानिंग करते हैं तो सोचते हैं तो चलो एक दो लोग होते हैं, उधर जो प्लान होते हैं ना वो अलग लेवल पे प्लान होते हैं, वो इंडिविजुअल नहीं होते, वो पूरी कम्युनिटी लेवल पे प्लान होते हैं। इसलिए वो प्लान जो होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, और हमारे प्लान जो होते हैं वो दिमाग में दो चार लोग बात करके और बस खत्म हो जाते हैं। असली मुद्दा ये अजमेर में क्या हुआ था, मुझे लग रहा है लव जिहाद या जो इस तरह की चीजें हुई वो पहली बार, अब इसके पहले कुछ हुआ होगा तो मुझे आइडिया नहीं, लेकिन जो बड़े पैमाने पर हुआ वो अजमेर 92 में सुनने में आया। उसमें हुआ क्या था, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं तो समझ में आएगा कि केस बहुत पहले से चल रहा था, अजमेर में चल रहा, लेकिन पता किसी को नहीं, चूंकि अंडरग्राउंड था। उस समय क्या हुआ करता था कि डिजिटल कैमरे तो थे नहीं, मोबाइल तो बिल्कुल नहीं था, तो रोल वाले कैमरे हुआ करते थे। जब रोल वाले कैमरे होते थे तो क्या होता था कि उसके लिए आपको अगर डेवलप करवाना है प्रिंट तो आपको फोटो लैब जाना पड़ता था। तो उसमें क्या होता था, पहले रोल डेवलप होता था, फिर फोटो बनते थे, तो ये प्रोसेस था। तो इन्होंने क्या दो लैब से, वहां पे दो लैब थी अजमेर में, उससे इन्होंने कोऑर्डिनेट कर रखा था। ये दरअसल जो लोग थे ये उस समय के यूथ कांग्रेस के ऑफिस बेयरर्स थे, कोई सिटी प्रेसिडेंट था, कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, इस तरह के लोग थे, ऑफिस बेयरर्स थे। और ये दरअसल जो वहां की दरगाह है, दरगाह शरीफ अजमेर दरगाह, उसमें ये खादिम थे। खादिम का मतलब मंदिरों में जैसे पुजारी होते हैं, और उनके यहाँ कहा जाता है कि बिना खादिम का हाथ लगे जो उनके पैगंबर हैं, मतलब जो भी वो जिनकी वो दरगाह है, अब मैं टेक्निकल वर्ड, चूंकि मैं अपने धर्म के बारे में जानता हूं, उनके बारे में मुझे नहीं पता ना, मुझे पढ़ने का शौक है, सिंपल चीज है। तो उनके यहाँ कहा जाता है कि भाई बिना उनके हाथ लगे वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो इसलिए उनकी एक बड़ी अहमियत है। तो ये ऐसे लोग थे, इन्होंने एक टारगेट के थ्रू, इनके यहाँ क्या ना, कई सारे काफी लोग थे, 8-10 लोग थे, उनका पूरा गैंग था। और इसमें एक अलमास महाराज करके, वो आज तक पकड़ा नहीं गया, वो अमेरिका में है। अलमास महाराज क्या करता था, इनके जो वीडियो टेप्स होते थे, इनके फोटो और वीडियो दोनों बनाए जाते थे। वीडियो जो होते थे VHS, पहले बड़े बड़े कैसेट आते थे, वो यहाँ से अमेरिका भेजे जाते थे। उस समय पॉर्न इंडस्ट्री का, आजकल तो दुनिया भर की फैसिलिटीज हो गई हैं, इंटरनेट है सब, पहले बहुत एक लिमिटेड रिसोर्सेज थे। एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये महाराज क्यों बोल रहे हो आप साथ में उनके? अलमास महाराज उनका नाम ही है। जी बोलिए। शायद जहां तक मैं कंफ्यूज नहीं हूं, क्योंकि काफी टाइम हो गया मुझे इस केस को, एक गूगल सर्च कर लीजिएगा अगर मैं गलत हूं। अलमास महाराजी जहां तक मुझे ध्यान है था, नाम गलत हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो वो क्या करता था, आप तब तक गूगल सर्च कर लीजिएगा। हाँ, आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ। वो क्या करता था कि VHS का जो काम था ना, पूरा पॉर्न वीडियो का काम उसने हैंडल कर रखा था, यहाँ बहुत कम आता था वो। और इस तरह से करके ये लोग क्या करते थे कि जैसे वहां पे जो स्कूल कॉलेज हैं, और वहां के जितने प्रतिष्ठित स्कूल थे, जो पैसे वाले थे, उनकी लड़कियां देखने में ठीक होती थी, तो उनको वो ट्रैप करते थे। और ट्रैप कैसे करते थे कि स्कूल कॉलेजों को बाहर वैन जो होती थी वो होती थी, उसमें वो बैठ के, और मतलब एक तरह से उनको अट्रैक्ट करना। दूसरे क्या करते थे, उसमें की खुली जीप हुआ करती थी, महिंद्रा की जो आती थी पुरानी, उसमें बैठ के पूरा शहर पूरा रौला हुआ करते थे। कांग्रेस का ऑफिस बेयरर्स थे, पैसा था, पैसा कोई कमाई का तो पैसा था नहीं, पैसा तो जो चढ़ावे का आ रहा वो पैसा था। तो अथाह पैसा है, पावर है, और क्या चाहिए लाइफ में। अच्छा, उस समय छोड़ो, खैर पॉलिटिशियन का नाम रहन देते नहीं, बोलिए क्यों नहीं, क्या सबको अब क्या बचा है, अब क्या बचा है बताइए ना। इन्होंने क्या, हमारी बहू बेटियों की का सवाल है, बहनों का सवाल है। नहीं, उनका कुछ नहीं। एक पॉलिटिशियन जो भी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, उस समय पे टेक्सटाइल मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उनके साथ भी कुछ चीजें जुड़ी थी। एक जर्नलिस्ट थे वहां के, जिनका अखबार निकलता था, मैं काफी टाइम हो गया, चीजें भूल गया हूं मैं, तो उनकी हत्या भी हो गई थी इसी चक्कर में। उन्होंने एक सीरीज शुरू की थी, करीब 150-200 के आसपास उन्होंने सीरीज रोज
छापते थे वो किसी न किसी के बारे में, और तथ्यों के साथ छापते थे। तो वो बहुत सारी क्लिपिंग्स मेरे पास हैं। जब मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, वो आपको राजस्थान में कहीं नहीं मिलेंगे, मेरे पास मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस थे जब मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, और ढूंढना बहुत मुश्किल था ये। और इनफैक्ट जो वो जर्नलिस्ट थे, उनकी फैमिली के पास भी वो क्लिपिंग्स नहीं जो मेरे पास है। तो खैर, तो उनको जब कुछ चीजें ज्यादा हुई तो उनकी हत्या करवाई गई। और इस केस में क्या हुआ कि जो एक फोटो ब्लैकमेल कांड हुआ, तो ये खुला कैसे, फिर बैक में फ्लैशबैक में जाएंगे, खुला कैसे कि आज के समय में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया तो था नहीं। उस समय क्या होता था कि जब रोल जाता था लैब में प्रिंटिंग के लिए, तो वो क्या करते थे कि जो टेक्नीशियन होता था वो एक प्रिंट और निकाल लेता था, एक प्रिंट और मार दिया, तो दो प्रिंट होते, एक एक प्रिंट वो अपने देखने के लिए रख लेता था कि अपने दोस्तों को दिखाएगा, क्योंकि इंटरटेनमेंट एक तरह से कह सकते हैं कि वो उसके लिए। एक समय में क्या हुआ कि उसने अपने दोस्त दिखाया, उसने दूसरे को दिखाया। अब डिमांड जब ज्यादा बढ़ी तो वो जो फोटो थी उनकी फोटो कॉपियां बटने लगी, उनकी जीरोक्स कॉपियां। एक समय ऐसा आया कि, और कई सारे सुसाइड भी हुए जब लड़कियों ने, ये करीब 3-4 सुसाइड हुए थे, ये कंफर्म है। बाकी तो चूंकि रिपोर्टेड नहीं होते थे, बताते नहीं थे लोग शर्मिंदगी से। फिर एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही किसी के पास एक लिफाफा पहुंचा, एक जर्नलिस्ट हैं, उनके दफ्तर में एक लिफाफा पहुंचा बिना नाम पते का, और इसमें वही फोटो थी विक्टिम्स की, ये है, इस केस को आप खोलिए। तो उन्होंने खैर उसके लिए कुछ ट्राई किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर क्या हुआ, वहां पे एक अखबार है, नवज्योति, देखिए मेरे नाम बहुत स्लिप होते हैं, एक अखबार है वहां का, दीन बंधु जी उसके ऑनर हैं, उनका अखबार है, तो नवज्योति है शायद। तो उसमें वो खबर छपी, संतोष जी हैं, संतोष गुप्ता, उन्होंने वो खबर छापी, और उसके पहले भी एक खबर छप चुकी थी, लेकिन एक सिंगल कॉलम थी और हिंट था उसमें। लेकिन ये जो खबर छपी, इसने पूरा बवाल मचा दिया। लेकिन पता तो सबको था ही, बात सारे कर रहे थे, लेकिन जब अखबार में छपता है, और आज तो खैर मीडिया की भी कोई वैल्यू नहीं बची, लेकिन उस समय अखबार की बहुत वैल्यू थी। एक अगर छोटी सी खबर छप जाती थी ना, तो लोग सीरियसली लेते थे उसको। तो ये जब खबर छपी तो पूरे अजमेर में हंगामा मच गया, सब स्ट्राइक्स हो गई, ये सब हो गए। उसके बाद फिर चीजें हुई और पकड़े गए, सब लंबा काम चला। अब आते हैं फ्लैशबैक में, कहानी हुई कैसे हुई। ये कि उस समय जब ये कांग्रेस के ऑफिस बेरर से, तो गैस सिलेंडर, आज भी वैसे प्रॉब्लम चल रही है, सेम कंडीशन आ गई। उस समय भी गैस की प्रॉब्लम थी अजमेर जब हुआ था, और आज भी गैस की प्रॉब्लम है। आज वॉर की वजह से है, उस समय इतना डेवलपमेंट नहीं था, तो इस वजह से होता। जिसके पास सिलेंडर होता था वो बड़ी एक रेपुटेशन वाली चीज मानी जाती थी 92 में। तो जो लड़कियां थी वो अब कांग्रेस के हैं, उनका लेटर मिल जाएगा, लेटर हेड मिल जाएगा, तो उसके नाम पे उनके पास जाती थी। अब वो उनको धीरे धीरे अपनी दोस्ती बढ़ाते। फिर एक हटुंडी करके जगह है, वहां पे इनका फार्म हाउस था, वहां बुलाते थे। वहां जब मैं गया हूँ, नफीस चिश्ती, फारूक चिश्ती, ये 2-3 बड़े नाम थे वहां के जो इस कांड में लिप्त थे, इन सबके फार्म हाउस में गया हूँ। वहां पे बहुत मुश्किल था इनको ढूंढना। तो जब मैं वहां गया, कंडीशन देखी वहां पे, आज के समय में, इतने साल बाद, मतलब 2 साल पहले मैं गया था, आप ये समझिए कि लड़की कोई अगर चीखे ना वहां से, तो 5-7 किलोमीटर तक उसकी कोई आवाज नहीं जाएगी, कोई नहीं वहां। जो है 8-10 घर है वो उन्हीं के हैं, और कुछ नहीं वहां। आप सोचिए उस समय कितना वीरान रहा होगा कि लड़की कुछ भी कर ले, भाग के भी जाएगी ना, कहां जाएगी, 1-8 किलोमीटर जाएगी, भाग के तो वो आ जाएगी ना वापस। ऐसी जगह पे वो फार्म हाउस था। तो वहां पे क्या करते कि जैसे लड़की को ले गए, अच्छा पहले बड़ा ट्रस्ट में लिया, उसके बाद जब ले गए वहां पे, तो जैसे कुछ पकड़ लिया, कुछ भी कर लिया, मतलब इंटीमेट हो गए, कोई सेक्सुअल है उस तरह का नहीं, इंटीमेट हो गए। अब उसकी दूसरे ने फोटो खींच ली। अब किसी लड़की की बदनामी के लिए उतना ही बहुत है कि किसी ने उसको बाहों में पकड़ा हुआ, या कुछ चीजें हैं, बस उसके बाद ये फोटो तुमको दिखाऊंगा, अब तुम्हें ये करना होगा, वो करना होगा, उसके बाद उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन। और ये औरत को ना एक वस्तु समझते हैं, चीज समझते हैं, उसे कोई हिंदू औरत को एक उपभोग की वस्तु समझते हैं कि इसको जितना एक्सप्लॉइट करो, कोई इमोशंस नहीं होते। मतलब आप ये समझिए कि ऐसे कई सारे केसेस आए हैं। अभी एक बरेली का केस आया था, मैं बीच में ड्रैग कर रहा हूं, उसकी वजह है कि बरेली में एक केस हुआ था, उसमें 2 सगी बहनें थी, और उन्होंने हाई स्कूल 10th में पढ़ती थी, और उन्होंने अपनी एक हिंदू लड़की को, अभी 14 फरवरी को कुछ फंक्शन था स्कूल में, उसके बाद वो अपनी उसको घर लेके गई, वहां पे शरबत वगैरह कुछ खिलाया पिला और बेहोशी की दवा मिला दी। उसके बाद अपने भाई से बोला कि तुम इसका रेप करो। भाई दोनों बहनों के सामने, सगी बहनों के सामने रेप कर रहा है, और बहनें वीडियो बना रहे, और माँ बाप बाहर खड़े होकर चौकीदारी कर। आप समझ सकते हैं, मतलब इस लिमिट तक भाई बहन का दायरा नहीं, माँ बाप का दायरा नहीं, बीवी खड़ी होकर हिंदू महिला के साथ रेप करवाती, की पति से बोलती रेप करो। ये हम लोग कभी वहां तक, उस लिमिट तक कभी सोच भी नहीं सकते, पहुंचना तो बहुत दूर की बात, कि बहन जो है, बहन के सामने कोई भाई रेप करे और बहन वीडियो बनाए। तो आप ये समझ सकते हैं कि मानसिकता जो है ना, अभी ये सलीम वास्तिक पे अटैक हुआ था, मैंने एक वीडियो देखा है, किसी ने स्टिंग किया था, तो सलीम वास्तिक के पिताजी जो है, सलीम वास्तिक जो हत्यारे थे, उनको इनकाउंटर हो गया, मर गए दोनों। उनके पिताजी का जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने क्या कहा, ये तो मतलब ऊपर वाले के नाम वो कुर्बान हो गए। उन्होंने किसी रसूल वगैरह से उनकी कुर्बानी से उसको कंपेयर किया था, मतलब उनको फक्र था। तो ये जिहाद जो है ना, आज के समय में मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जितने नाम आपने सुने होंगे वो सब छोटे। मैंने छांगुर वाला केस भी इन्वेस्टिगेट
इन्वेस्टिगेट किया था। और इसमें क्या है ना कि आप ये समझिए कि हिंदू लड़कियां कहां कहां जाती हैं, आप ये समझिए जहां भी जाती हर जगह पे शिकारी है। पढ़ाई लिखाई करने जाएंगी, ट्यूशन जाएंगी पढ़ने, तो ये अमरावती वाला, हाँ, ये गैंग बैठा हुआ है। अमरावती वाला भी बताइए थोड़ा। अमरावती वाला बैठा हुआ है। पढ़ लिख करके कॉर्पोरेट जॉब करेंगी तो नासिक वाला बैठा हुआ है। कहीं घर से नहीं गई, घर में बैठी हैं तो पेंट पुट्टी वाला आएगा, वो शिकार करेगा। हर तरफ जाल बिछा हुआ है, हर तरफ। अमरावती में क्या हुआ है? अमरावती में क्या हुआ है, थोड़ा बताइए। अमरावती में क्या हुआ है कि एक अयान करके एक लड़का है 19 साल का, और वो जो अपने ओवैसी साहब हैं, इनकी पार्टी का वो कार्यकर्ता रह चुका है, वहां का सिटी प्रेसिडेंट रह चुका है। संरक्षक है, हाँ। क्या? हाँ, कुछ अटैच्ड है उनसे, पार्टी से। हाँ, अटैच था। अभी उनका कहना है कि उन्होंने पिछले साल या चुनाव के पहले उसको मतलब हटा दिया था। किस वजह से हटाया? क्योंकि आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी कार्यकर्ता को पार्टी से हटाया गया। कोई न कोई वजह रही होगी किस लिए हटाया गया। तो ये ओवैसी साहब अगर वजह बताएंगे तो और अच्छा रहेगा। और वो वजह अगर पुख्ता थी तो उन्होंने फिर कानून की शरण क्यों नहीं ली? अगर उनको एक केस पता था और आंख बंद किए रहे तो ओवैसी साहब भी उसके गुनहगार हैं। आंख कैसे बंद किए रहे? और ये अपने जो वारिस पठान साहब हैं, ये भी बहुत कुछ बोलते रहते हैं, केरला स्टोरी आई, ये सब बकवास है, कुछ नहीं है। तो ये जो करता था, ये जो आपको लड़का बता रहा हूँ, अयान और दो लोग थे। अयान इसमें मेन था। ये करीब 180 लड़कियां बताई जा रही कि 180 लड़कियों को इन्होंने एक्सप्लॉइट किया है। और ये क्या करते थे कि कोचिंग जाते थे पढ़ने। 19 साल का था तो कोचिंग स्कूल की बच्चियां थी छोटी, वही 15, 16, 17, 18, 16, 17 साल की, बिलो 18 जाती थी। उनको ये लेके, और आप समझिए कि कौन सी जगह है, अमरावती से बॉम्बे और पुणे जाते थे। होटलों में वहां पे अय्याशी करते थे। ऐसे 350 वीडियो मिले 180 लड़कियों को। अब आप ये समझिए 180 लड़कियों को एक्सप्लॉइट करना 19 साल की उम्र, असंभव है। इसके पीछे बहुत बड़ी गैंग है जो कुछ रेकी करते होंगे। ये देखने में ठीक ठाक था, वो रेकी करते होंगे, टारगेट बताते होंगे। अभी समझिए कि मैं तो ये कह रहा हूं, ये तो इसको तो मृत्युदंड मिलना चाहिए, 18 साल से ऊपर है। और जो भारतीय दंड संहिता के आधार पे उम्र कैद या फांसी की सजा है, माइनर के साथ पॉस्को जो लगता है उसमें मृत्युदंड है, तो इसको तो मृत्युदंड मिलना चाहिए। लेकिन इसमें गुनहगार होटल वाले भी हैं जिन्होंने एक माइनर गर्ल को अलाउ किया अपने होटल में, उसको सेक्सुअल एक्सप्लॉइट करने के लिए, बराबर के गुनहगार। और जब तक होटल वालों पे, इनको कम से कम उम्र कैद तो होनी चाहिए होटल वालों। अगर ये नहीं होगा, ओआईओ खुले हुए हैं, ओआईओ तो बदनाम है इसके लिए, लेकिन सिर्फ ओआईओ नहीं, बहुत सारे होटल हैं। पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और जितने भी ऐसे होटल हैं उनको उम्र कैद तो मिलनी चाहिए, तभी ये होगा। और दूसरी चीज इसमें ये आपको बताया अमरावती वाला, नासिक वाला, इसके 2-3 दिन पहले अभी नासिक वाला हुआ। नासिक में क्या हुआ कि टीसीएस, कितनी बड़ी कंपनी, टाटा का भरोसा सब कुछ। अब टाटा साहब तो रहे नहीं और पता नहीं होता कि एक नासिक जैसे ऑफिस में क्या हो रहा है, क्योंकि हर जगह कोई एक आदमी नहीं पहुंच सकता। वो वहां के जो मैनेजर्स होते हैं उन्हीं के भरोसे पूरी कंपनी चलती है। तो वहां के जो 6 टीम लीडर्स थे, उन्होंने पूरा अपना, पहले एक गया होगा फिर दूसरा गया होगा, इस तरह करके 6 टीम लीडर्स थे और वो हिंदू लड़कियों को वहां अपॉइंट करते थे और उसके बाद उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन होता था। पहले दोस्ती बढ़ाई, फिर कुछ फोटो खींचे। अब एक भी आ गई, एक भी लड़की का ट्रैप में आई तो उसकी फोटो खींचे। अब उससे कहेंगे तुम दूसरी को लेके आओ, जैसे अजमेर में हो रहा था। अजमेर में एक के फोटो खींचे, कुछ लप्पा झप्पी वाले कुछ, उसके बाद कुछ और इंटीमेट हुए, उसके बाद तुम्हारे फोटो वीडियो दे दूंगा, कोई इशू नहीं, हम इसको यूज नहीं करेंगे, वायरल नहीं करेंगे, मतलब किसी को और को नहीं देंगे, उसमें वायरल तो नहीं होता था। लेकिन अब दूसरी लड़की को लेके आओ, वही यहां होता था। और इसमें तो मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि वो क्या कहते थे, जो इनके टीम लीडर्स थे, वहां के जो हिंदू स्टाफ था, जैसे मान लीजिए कुछ 4-6 लड़कियां हैं जो उन्होंने एक्सप्लॉइट कर लिया और उनके बस वश में है, उसको क्या कहते थे कि ये सारी लड़कियां, इनकी वर्जिनिटी जा चुकी है और जो मर्जी है आप जैसे मर्जी यूज करो। वैश्या बना के रखा था। अजमेर केस में क्या हुआ था, ये मैं इसलिए कि सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। अजमेर में क्या हुआ था कि जो विक्टिम्स थी, लड़कियां थी, वो तो मतलब कोई 15, 16 साल, 18, 22 साल वो थी। उनसे कहते थे विक्टिम से कि तुम्हारे फोटो हटा दूंगा, वीडियो हटा दूंगा, तुम अपनी दादी को लेके आओ, तुम अपनी माँ को लेके आओ। उनका वो रेप नहीं करते थे, उनको नंगा करके नचाते थे। आप सोच नहीं सकते कि इनके दिमाग में, अभी मैंने देखा कि हिंदू धर्म के बारे में कुछ ये ऐसी बातें करते हैं कि मन हट जाए वहां से। देवी देवताओं के बारे में कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं और अपने धर्म के बारे में बहुत अच्छी बात बताते हैं। देखो, मैं किसी भी धर्म के बारे में, खासतौर से इस्लाम के बारे में मैं नहीं बोलता, मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे धर्म के बारे में बोलोगे, छोड़ेंगे नहीं। पर शैलेंद्र जी, हमारे तो हिंदू बोलते हैं। मैं किसी को जानती हूँ, उन्होंने मेरे सामने बैठे बोला, नहीं मैं आपको ऐसे बता रही हूँ,
उनके खून में, उनके डीएनए में प्रॉब्लम है, वो हिंदू नहीं हो सकते। उनका खून जो है ना वो दूषित हो चुका है, वो हिंदू नहीं है। जो देवी देवताओं का अपमान करें, अगर एक घर में बाप का अपमान कोई कर रहा है, जिसकी वजह से उसका खानदान चलता है, सब कुछ चलता है, उसको बाप की तरह पूजा जाता है, अगर उसका अपमान कर रहा है तो इसका मतलब उसकी वो औलाद नहीं। अगर हिंदू देवी देवताओं का कोई अपमान कर रहा है तो वो हिंदू नहीं है, उसका जो रक्त है वो दूषित हो चुका है। जिम जिहाद, कितने तरह के जिहाद, हर तरफ आप ये समझिए सिर्फ एक तरीका है। अपनी बच्चियों को पहली चीज धार्मिक शिक्षा जो है, रामायण, महाभारत, गीता, ये जैसे मैं जहां रहता हूं, मेरी सोसाइटी में एक संपन्न मुस्लिम परिवार रहता है, उनके 3 लड़कियां हैं। वो क्या करते हैं, अच्छा पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ी से घूमते, सब कुछ है, लेकिन बच्चियां भी बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ती हैं, लेकिन उनको मजहबी शिक्षा देने के लिए एक मौलाना ऊंचा पैजामा पहन के साइकिल से आता है, वो उनको उनकी दीन की तालीम देता है। मैं इसको बुरा नहीं मानता, उनको अपने धर्म से प्यार है, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सीखें। हमारे यहाँ के पंडितों की स्थिति क्या हो रही है, पंडित का मतलब जो पंडित का मतलब जाति से नहीं है, जो गुरुकुल गया है, जो गुरुकुल गया है, जिसने कर्मकांड पढ़े हैं, जिसने गीता पढ़ी है, श्लोक याद किए हैं, क्या उसको आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा कमा लिया, सब कुछ कर लिया, पूरी अय्याशी कर ली, अगर आपने अपने बच्चों को धर्म के बारे में नहीं बताया, क्योंकि आपको तो खुद नहीं पता, आप क्या बताओगे? कम से कम एक पंडित जी को बुला लो, उनका भी भला हो जाएगा। पंडित का मतलब ज्ञानी से है, उसको बुला लीजिए, उसका भी भला हो जाएगा, वेद पढ़े हैं उसने, और आपके बच्चे को यकीन मानिए वो इतना ज्ञान देगा कि उसका जीवन सुरक्षित हो जाए। और उसको आजकल क्या ना, छोटी सी बच्ची है, अरे डांस करती बहुत अच्छा, बहुत क्यूट डांस करती है, वही जब बच्ची बड़ी होती है ना, अभी धक धक गर्ल वाला देखा ना, ये एबीवीपी के मंच पे जो हुआ, बेचारी रो रही थी, गलती उसकी नहीं है, उसको आप तलवार चलाना सिखाइए, डांस की जगह उसको मार्शल आर्ट सिखाइए, कराटे सिखाइए, जूडो सिखाइए, ताइक्वांडो सिखाइए, 2-4 मिल जाए ना तो वैसे ही निपटा दे। जब तक आप दुर्गा और काली नहीं बनाएंगे ना, देखिए ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि हम बच्चे पैदा और मुझे नफरत है ऐसे नेताओं से जो कहते हैं ना, अरे आबादी बढ़ाओ, 10-10 बच्चे पैदा करो। उसका जवाब ये है, ये नहीं चाहते। अब मान लीजिए एक फैमिली है, एक परिवार है, उसकी एक कमाई है, उसके 2 बच्चे, किसी तरह से करके, जो महंगाई का समय है, अगर एक मिडिल क्लास फैमिली है, किसी तरह से करके उनको अच्छी शिक्षा दे पाता है और अच्छे से उनको खिला पिला पाता है। अगर वो 10 बच्चे करेगा तो क्या करेगा, वो भी पंचर बनाएंगे? क्या चाहते हो आप? हमें सिर्फ वोट के लिए बच्चे पैदा नहीं करने, ये काम पॉलिटिशियंस का है। पॉपुलेशन बिल लाए, 370 बाद में लाते, पहले पॉपुलेशन बिल लाए, एक से ज्यादा जिसके बच्चे 2 सही, उसकी सारी सुविधाएं खत्म कर दे, एक लिमिट क्रॉस करे तो उसके बाद जो पॉपुलेशन बिल में चीजें हैं वो करना पड़ेगा। सबसे जरूरी इस देश में अगर है, नहीं क्या करेंगे, आबादी बढ़ाएंगे। अगर सोचो वैसे ही कीड़े मकोड़ों की तरह हम लोग रह रहे हैं, आबादी बढ़ेगी तो क्या होगा? वो केवल जो नेता कह रहा है या धार्मिक नेता कह रहा है, जो भी कहते हैं बच्चे पैदा करो, केवल आपको मूर्ख बना। ये कहावत भी है ना, 100 गधे नहीं, एक घोड़ा चाहिए, एक महारथी चाहिए, 100 कायर नहीं चाहिए। तो आपको लगता है शैलेंद्र जी कि ये जो टीसीएस का केस है ये कहीं दब जाएगा? बिकॉज टाटा एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट को बिलोंग करती है और हमारे देश में उसका नाम है, अब तो एयरलाइन भी उन्हीं के पास है। ये कहीं बातचीत कर करके इसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया जाएगा और इतना केसेस नहीं होंगे और ये लोग फिर वापस नौकरी पे लग जाएंगे? और आपको लगता है ये, देखो मेरे को जब डिसमेंटल हिंदुत्व हुआ था ना न्यूयॉर्क में, तो आनंद महिंद्रा जी ने भी उसको स्पॉन्सर किया था। तो मुझे ये पूछना है कि अंबानी और अडानी भी ऐसे के उधर भी यही हो रहा होगा? सिर्फ अंबानी और अडानी क्या नहीं, हिंदुस्तान के हर ऑफिस में। आपका लास्ट ऑफिस कहां था? वहां के जो मुस्लिम लड़के थे, जरा सोचिएगा, उनके दोस्त कौन थे? एक भी मुस्लिम लड़की नहीं, सारी हिंदू लड़कियां होंगी। हम लोग क्या है, ठीक है भाई, बातचीत हो रही है, घूम रहे हैं साथ में, ठीक है, हर ऑफिस में हो रहा है, हर ऑफिस में। हमने जो देखा, मेरे एक्सपीरियंस में तो यही है, जितना मेरा एक्सपीरियंस, जितने लोगों से मैंने बात की है, जितने मुस्लिम लड़के हैं और खासतौर से जो गुड लुकिंग है, 100% उनकी मुस्लिम दोस्त मैंने नहीं देखी। और जिम में भी बहुत हो रहा है, जिम में भी बहुत हो रहा है जिम जिहाद। तो अभी देखिए आप, मिर्जापुर में क्या हुआ, इमरान नाम था, क्या नाम था, उसने तो पूरा कितने वीडियो बनाए थे, कितने। और सिर्फ आप ये समझिए, आपकी जिंदगी को, आपके दिमाग को बांध के रख लेते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं तो कह रहा हूं कि ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। नहीं, बोलिए बोलिए प्लीज। हिंदू लड़कियां हैं, मुझे लगता है कि 6 महीने तक ये बलात्कार करता रहा और इसको पता नहीं चला कि हिंदू था कि मुस्लिम था। हिंदू लड़की है ना, एक बार मुस्लिम रेप कर सकता है, अगली बार आप खुशी से उसको बुलाएं और जो थोड़ा सा खतना हुआ है ना, उसको जड़ से खत्म कर दें, खत्म हो जाएंगे रेप, खत्म हो जाएगा लव जिहाद। एक ही तरीका है, उनको डर होगा कि नहीं, अगर मैंने कुछ गड़बड़ किया तो हम किसी लायक नहीं बचेंगे, सब सुधर जाए। जिंदगी तो आपकी नर्क हो ही गई ना। जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं सबको बोलता हूं, जो मैं कह रहा हूं उसका मतलब आप समझ गए होंगे। अब करिए, फिर देखिए कैसे क्रांति आती। अरे मरना तो है ही है ना आपको। और मैं जो कह रहा हूं, जो लड़कियां सुसाइड करने जा रही हैं, मत करें, 2-4 को मार के करें। मारने का मतलब है उनको सजा दे के, क्योंकि कानून को, अब अजमेर कांड जो था उसमें एक फारूक चिश्ती था, उसने अपने को बता दिया मैं दिमागी रूप से ठीक नहीं, अदालत ने उसको छोड़ दिया। उसके बाद वो वहीं पे दरगाह में आज भी वो पूजा पाठ करवाते। यही सिस्टम है, यही देश का सिस्टम। नहीं, और पुलिस भी तो, हमारा सिस्टम ही ऐसा है ना। अब आप देखो ना, कांग्रेस की सरकार आ रही है तो राजस्थान में बीजेपी की भी हर 5 साल बाद सरकार बनी है। आज तक ये केस खोला गया? मैं बताऊं खोल देते। कांग्रेस 2002 को अभी तक लेके बैठी है, कांग्रेस 2002 को अभी तक लेके बैठी है। बीजेपी के अजमेर कांड को नहीं खोल सकती कि वो जो
खादिम थे वो 9-10 जो खादिम थे वो सब कांग्रेस के मेंबर्स थे। 2002 देखिए कांग्रेस खोलती है पर बीजेपी कभी नहीं खोलती। उस समय वहां के चीफ मिनिस्टर थे भैरव सिंह शेखावत, बीजेपी गवर्नमेंट थी। इन लोगों ने पैर पकड़ लिए थे, जो कांग्रेस लीडर भी इन्वॉल्व थे, इन्होंने पैर पकड़ लिए थे शेखावत साहब के। तो शेखावत साहब ने सिर्फ एक को माफ नहीं किया, इन्होंने उस जो पौधा जो बड़ा हो रहा था उसको वहीं कुचल देना चाहिए था। और उसके बाद जब मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, मुझे एक ब्लैक फाइल है जिसमें बहुत सारे तथ्य हैं, ब्लैक फाइल नाम से फेमस है पूरे, आप अजमेर में मालूम करेंगे। और वो सिर्फ 2-3 लोगों के पास है। एक एमएलए थे, चुनाव होने वाला था, उनकी उम्र है करीब 95-96 साल, कब्र में पैर है। मैं उनके पास गया, बोले पांडे जी मैं आपको दे तो दूं लेकिन मैं सोच रहा हूं कि एक चुनाव और लड़ूं तब मरूं। ऐसे धूर्तों को क्या कहें। एक और साहब हैं, 3 फाइलें बताए ना, एक तो गवर्नमेंट के पास है, 2 और थी। तो दूसरे के पास गया, उन्होंने मुझे बड़े चक्कर लगवाए लेकिन दिया नहीं। तो जब आप खुद नहीं चाहते हो कि ऐसे केस बाहर आए, और मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, क्लासिक सुनिए, मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसका टाइटल था द ब्लैक चैप्टर ऑफ अजमेर शरीफ। पोस्टर जारी हो गया, जिस कंपनी में काम करता था उसके ट्विटर हैंडल से पोस्टर जारी हो गया। उसके बाद सेम पोस्टर मैंने अपने ट्विटर हैंडल से उसको ट्वीट किया। 1 घंटे बाद एक उर्दू का चैनल है, हमारे जो जिस कंपनी में काम करता था उसी कंपनी का एक उर्दू का चैनल है, उसको जो चीफ थे वो एक मुस्लिम है, उन्होंने फोन किया कि उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे मेरे खिलाफ नोटिस मंगवा लिया जिसमें कोई एड्रेस नहीं है, कंपनी के खिलाफ नहीं, मेरे खिलाफ। और तुरंत उसका नाम बोले, तुरंत उसका नाम बदलो, ये एजेंडा होता है। उन्होंने एक हिंदू लड़की से शादी की और कहते हैं हमसे बड़ा लिबरल तो कोई है ही नहीं, हमने उसको, वो घर में पूजा करती, सब कुछ है, कुछ ऐसी चीजें हुई। हमने कहा मैं अजमेर डॉक्यूमेंट्री के मामले में इस इंसान पे भरोसा नहीं कर सकता। ऐसा कैसे कर सकते हो? हमने कहा बिल्कुल कर सकता हूं। तो खैर बड़ी पॉलिटिक्स होती है, क्या कहें। और हमें खतरा, देखिए दुश्मन पता होता है, हमें दुश्मन ये है, हम बच के चलते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो हमारे घर में बैठा हुआ है, हमारे साथ बैठा हुआ है। मैं तो कहती हूँ ये पॉलिटिशियंस किसी के नहीं, आपस में दोस्त हैं ये लोग। एक जना 2002 छोड़िए, ये जिनका ब्रेन वॉश कर चुके हैं ना कुछ कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट टाइप के लोग, इतना जहर भरा हुआ है ना, वो केवल नाम के हिंदू नाम है उनके। नहीं करना चाहिए उनको, जो धर्म पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है भाई, हमने तो नहीं कहा, हमारे भगवान भी नहीं कहते कि आप उनकी पूजा करो। आप जो मर्जी, जो धर्म आपको अच्छा लगे आप कर लो जाके, लेकिन हमारे धर्म को आप दूषित मत करो। होता क्या है, जब घर में गंदगी हो जाती है ना, तो हम जो गंदगी होती साफ के बाहर कर देते हैं। तो भाई वो इंसान है, उनको हम ऐसे तो बाहर नहीं कर सकते। तो उनसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि इस हिंदू धर्म में रह के और देवी देवता आपका काम नहीं करते हैं, आप उनकी पूजा नहीं कर सकते हैं, आपको जो धर्म अच्छा लगे आप वहां चले जाएं। कौन रोक रहा है आप? अरे जब सोनाक्षी सिन्हा को शत्रुघ्न सिन्हा नहीं रोक पाए, रोक पाए, तो कौन रोक सकता है किसी को? अरे आप मेरे को बताओ ना, अगर आप 1 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, रोज वीडियो बनाती है, बड़े शानदार से वीडियो बनाती है, क्या मैसेज दे रही है? हिंदू मुस्लिम एकता की ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं। ऐसे मोनालिसा भी बन रही थी, अभी देखो अजमेर जाके गायब हो गई। उर्मिला मातोंडकर तो वापस आ गई धोखा खा के। मैंने एक वीडियो में भी बोला था आपने कि मुझे उन लड़कियों महिलाओं से कोई हमदर्दी नहीं है जो वहां से ठोकर खाने के बाद में उनको हिंदुत्व और हिंदू भाई याद आता। पहले तुम्हारी अकल चरने गई थी, तब तो वही पसंद आ रहा था। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा अब्दुल ऐसा अरे नहीं अब्दुल वैसे ही है, मेरा अब्दुल। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, इसका हम लोग रोज, अब वो जो निदा है, वो जो HR हेड थी TCS की, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की, TCS, उसकी जो हेड थी, वो मैंने सुना दिल्ली ब्लास्ट में भी उसका कोई ना कोई रोल रहा है। इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं। हाँ, जो शाहीन नहीं थी, जो डॉक्टर की बीवी थी लखनऊ में, जिसका दिल्ली ब्लास्ट से, और वो जो मुस्लिम लड़कियों को ISIS ज्वाइन करवाती थी और उनको रेडिकलाइज करती थी, वो और ये निदा आपस में टच में है। बिल्कुल हो सकता है। थे। अब जाके पकड़ी गई है निदा अब पकड़ी गई है, और पता नहीं क्या रिपोर्ट बनाएंगे ये लोग, डाइल्यूट बनाएंगे, वो छूट जाएगी। देखिए छांगुर पकड़े गए थे, छांगुर पीर पकड़ा गया था। अब किसी को याद है क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है? आ जाएगा बाहर, इतना पैसा है ना उसके पास, वो किसी को खरीद सकता है। और जब वो कोर्ट पहुंचता था ना, तो वकीलों की फौज उससे मिलने के लिए कि छांगुर की निगाह एक बार पड़ जाए, क्योंकि निगाह पड़ जाएगी तो पैसे मिल जाएंगे। वो ऐसा नहीं केवल मुस्लिम, ज्यादा उसमें हिंदू होते थे। शैलेन जी, जब हमारे पॉलिटिशियंस जाके जज के मुंह पे कुछ बात बोल देते हैं और एक लोगों के मन में डाउट ला देते हैं कि जज, मतलब इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन को, जुडिशरी को केजरीवाल ने क्या बना के रख दिया, राहुल गांधी भी क्या बना दिया है, इन लोगों ने क्या बना दिया है, तो आप सोचो ना, जुडिशरी के ऊपर ये लोग बोलेंगे अरे वो हिंदू था ना, वो मुसलमान था ना, इसलिए उसको सजा मिल गई। अब ये लोग ये एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं, वो बीजेपी का था ना, वो हिंदू था ना, अब केजरीवाल बोलेगा मेरा केस सिर्फ एक मुसलमान सुनेगा, कांग्रेस बोलेगी मेरा केस सिर्फ मुसलमान सुनेगा। इन्होंने, आप देखो ना, इन्होंने सारी इंस्टीट्यूशंस का हाल क्या कर दिया। देखिए सबसे पहली चीज तो ये है ना कि जितने अभी जाति जनगणना हुई थी ना, किस बेवकूफ ने इनको आइडिया दिया था? आप एक करने का काम कर रहे हो कि डिवाइड करने का काम कर रहे हो? मैं तो कह रहा हूं जो सरनेम, मैं चैलेंज पांडे लगाता हूं, ऑफिशियल सरकार की गाइडलाइंस आनी चाहिए कि कोई भी इंसान अपने नाम के आगे सरनेम नहीं लगाएगा।
हाँ, हिंदू अपने नाम के आगे सरनेम नहीं लगाएगा। मेरे पिताजी का नाम राधेश्याम पांडे था, मैं शैलेंद्र राधेश्याम लिख सकता हूँ। भाई कुछ करना है ना, जैसे जैसे साउथ में करते हैं अपने, अब वो एसटी देवगौड़ा, अपने तो गांव का भी नाम लगा देते, हरदन हल्ली डोडे देवेगौड़ा सब कुछ लगा देते थे। तो ये जाति लगाने की परंपरा किसने शुरू? अंग्रेजों ने शुरू की। मुगलों ने इसकी शुरुआत की थी, कंपलसरी अंग्रेजों ने किया कि आपको लिखना ही होगा। तभी तो पारसी बाटली वाला, दारू वाला, टाटा, ये सब वहीं से तो है। तो जो परंपरा अंग्रेजों ने गलत बनाई, हम बहुत सारी परंपराएं हमारे प्रधानमंत्री जी भी खत्म करें, ये परंपरा भी खत्म कर देना। मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो चाहता हूं कि ऐसा कानून आए कि सबके सामने से सरनेम हट जाए और सब यूनाइट हो जाए हिंदू। जो जाति की गणना, जाति जनगणना है, जो इस तरह की जाति की बात करती है, इतने ब्राह्मण, इतने ठाकुर हैं, खत्म इनको करना तो चाहिए। सीधे उम्र कैद दे देनी चाहिए। भाई तुम जेल में जाओ, वहां जाके अपना बनाओ साम्राज्य। वही इसी बात पे हम आज की वार्तालाप समाप्त करते हैं। और इतनी बातें हैं, आप प्लीज ये वीडियो देखिए, देखने के बाद इसको प्लीज शेयर कीजिए अपने फैमिलीज को, रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को ये भेजिए, सो दैट वो अपनी बेटियों को, बहू बेटियों को, बहनों को बचा सके। हाँ, आजकल बहुएं भी बहुत इस चुंगल में फंस रही हैं, जिम वगैरह के लिए, तो आप जरा ध्यान रखिएगा। नमस्कार। और मैं जाने से पहले एक बात बोलूंगी, कास्टिज्म का रिलीजन है, धर्म पता है इनको, पर आज तक टेररिज्म और लव जिहाद का इनको अभी तक, और ये कॉर्पोरेट जिहाद कौन कर रहा है, उनका रिलीजन इनको अभी तक नहीं पता। नमस्कार शैलेंद्र। नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव।